हे स्टूडेंट्स, तो आज अपन सेट थ्योरी का हमारा ये आखिरी लेक्चर है और हमने पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर दिया है ऑलरेडी। और अभी अपन ने जो आपको शीट दिया था उसमें काफी क्वेश्चन था और आपने बहुत अच्छे से उसको सॉल्व भी किए। टाइम कुछ लगा दिए वो अलग बात है, बट आगे से ऐसा होने मत दीजिएगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है, जो आपने पूरा ट्राई करने के बाद जो डाउट वगैरह डाले, उसका जो प्रॉपर पूरा शीट का सॉल्यूशन है वो भी मैंने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और अभी मैं एक और लेक्चर बना रहा हूँ शीट डिस्कशन के लिए। मतलब कहने मतलब कि जब पढ़ाने वक्त तो मैं काफी जो अच्छे सवाल है वो सारे लगभग करके ही दे दिए थे। अभी और कुछ क्वेश्चंस जो आपके डाउट आए और मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि आपको शायद कुछ तकलीफें महसूस होगा कि उन सब क्वेश्चंस को करने में, तो वो मैं एक बार आज के वीडियो में करके दे रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि इनका सॉल्यूशन जो है वो आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ समझ लीजिए सारे क्वेश्चंस, तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बात। और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म होने के बाद हमारा सेट थ्योरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस शीट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक्सरसाइज 3 और 4 में, ऐसे 3 पे तो मान लीजिए ऐसे 7-8 क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 4 में मान लीजिए 3 पे 7-8 नहीं होगा, 4-5 क्वेश्चन होंगे। बट मेनली जो एक्सरसाइज 4 था, प्रीवियस ईयर जेईई मेन का क्वेश्चन जिसमें था, उसमें ऐसे बहुत सारे, लगभग मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप शायद अभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो सेट थ्योरी का क्वेश्चन एडवांस में तो देखो सिलेबस में ही नहीं होता है, और मेंस में जो सिलेबस में होता भी है तो उसमें ज्यादा, मतलब अगर मोस्ट प्रॉब्लम देखो तो मिक्सचर्स होता है, यानी कि बाकी चैप्टर के साथ मिक्स करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर अपन देखें तो उधर आपको ये समझना जरूरी था कि क्वेश्चंस जो है वो काफी हद तक जो है मिक्सिंग है बहुत सारे चैप्टर्स का, यानी कि 8-10 क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ वो शायद आप फंक्शन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, वो सारे कॉम्बिनेटोरिक्स वाले सेक्शन का ज्यादा एप्लीकेशन है उधर, और उन सबको मिक्स करके बनाया गया है। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है, ऐसा नहीं कि वो सेट के नहीं है, बट वो मेजोरिटी जो कंसेप्ट जो उसमें यूज हो रहा है ना, वो हालांकि दूसरे चैप्टर्स के हैं। तो वो सारे चैप्टर्स में क्लियरली पीडीएफ में आपको लिख करके दे दिया कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको अभी नहीं करना है। जब वो सारे चैप्टर्स आप कर लेंगे तो रिवीजन के बाद आपको वो चीज सॉल्व कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो और 15-20 क्वेश्चन था, वो सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अभी जहां तक आप सेट, प्योर सेट में बेस्ड था, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन जो है वो गलती से आ गया था इस शीट में, ठीक है ना। हालांकि उसमें सेट का थोड़ा सा फ्लेवर तो जरूर है, इसीलिए आ गया। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम बाद में दूसरे चैप्टर के साथ आपको करा देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए जो मेजोरिटी ऑफ द एक्सरसाइज 4 क्वेश्चंस है वो सारे आप अभी कर सकते हो, और उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में अपन कराने का कोशिश करेंगे आपको। बट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे जो मैंने मना किया अभी करने के लिए, वो आप अभी मत करो, वो बाद में, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम वो सब करने के बाद जाकर के करो तो बेहतर होगा, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप कर लोगे उसको तो अच्छे से आप कर पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी एप्लीकेशन है कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो उस वक्त आप करो तो बेहतर से आप समझ पाओगे कहानी को। अभी करोगे तो उतना इफेक्टिवली वो समझ नहीं पाओगे, याद करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्किप करा दिया, वो बाद में आप कर लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4 को लेके ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड मत होइएगा। जितना सवाल मैंने दिया है करने के लिए, उतना अगर आप बहुत अच्छे से निभा देते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से सारा काम आपका निपट जाएगा, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो देखते हैं आगे का कहानी समझते हैं, ठीक है। तो मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिया वो मान लीजिए आपकी शीट में से जो आपका मेजोरिटी का डाउट था वो मैंने सॉल्व तो करके दे दिया, लगभग पूरा शीट का ही सॉल्यूशन दिया है। और उसके बाद जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि आपको करा देना चाहिए, एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए आपके साथ, वही क्वेश्चन मैं आज की क्लास में पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। समझते चलिए अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए, P एक सेट दे रखा है जहां पे जिसका एलिमेंट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जहां पे n एक नेचुरल नंबर है और n इज ए प्राइम नंबर एंड n लाइज बिटवीन 10 एंड 20, ठीक है। तो अगर तरीके से अपन समझे कि P जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं देखो आगे P क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि 10 और 20 के बीच में एक प्राइम नंबर जितने, यानी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, सॉरी 15 क्या बोल रहा हूँ, 17 और 19 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएंगे। और Q जो सेट है उसमें बोल रहा है वो नेचुरल नंबर आएंगे, वो नेचुरल नंबर आएंगे जिनका स्क्वायर जो है, सेट का एलिमेंट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसका इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दिया हुआ है।
वो नेचुरल नंबर क्यू सेट का एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर जो है वो 1 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो 1 और 9 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर का स्क्वायर लाई कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप खुद से ही समझ पाओगे पूरा कहानी। वो कौन हो जाएगा? सिर्फ अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 का स्क्वायर तो 1, ये तो 1 स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर हो गया, तो बीच में एक ही पॉसिबिलिटी है 2 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का यूनियन जब लोगे तब तो पांचों एलिमेंट आ जाएगा। इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में कोई कॉमन हिस्सा नहीं है। तो P इंटरसेक्शन Q आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और P यूनियन Q का अगर मैं बात करूं तो 2, 11, 13, 17, 19, ये 5 एलिमेंट आ जाएगा इस सेट के अंदर। ठीक बात है, यहां तक हो गया कहानी, समझ में आ रहा है ना? आगे की कहानी देखते हैं और सोचते आगे क्या बोला जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा ध्यान से। अगर आप आगे ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो आप देखोगे कि कैपिटल एक्स एक सेट दे रखा है जो कि जिसका एलिमेंट स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल एक्स एक रियल नंबर है इन बिटवीन -3 एंड 2, जहां पे -3 पे इक्वालिटी है बट 2 पे कोई इक्वालिटी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे अगर बोल दिया आपको, अगर आपको यहां पे नेचुरल नंबर बोलता तो आप कौन कौन सा एलिमेंट लेते? 1 लेते, सिर्फ 1 लेते और कुछ नहीं आता। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे y अगर एक नेचुरल नंबर होता तो 0 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन होता? 1, 2 और 3 हो जाता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो 4 पे तो इक्वालिटी नहीं है, नहीं तो 4 भी हो सकता था। यहाँ पे भी 2 पे इक्वालिटी नहीं है तो 2 भी हो सकता था। अगर इक्वालिटी होता तो 2 भी आ जाता आंसर में। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे नेचुरल का क्वेश्चन अगर होता तब तो आप इस प्रकार से इसको रोस्टर में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर लेते इजीली। ठीक है, बट यहाँ पे मुश्किल हो गया ये सवाल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रियल नंबर दिया हुआ है। मतलब -3 से 2 के बीच में तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होता है, उनको आप रोस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये तो सैडविंडर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ना, आप रोस्टर में कैसे लिखोगे? ठीक है, आप लिख नहीं पाओगे। तो मैंने आपको बार बार बोला था जब इनफाइनाइट रियल नंबर्स के साथ आप डील करते हो तो हमेशा हमें सेट के आगे जाकर के एक और चीज सोचना पड़ता है, वो है हमारा सेट ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स का आइडिया आपको प्रॉपर्ली होना चाहिए जो आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कैपिटल एक्स सेट जो है उसको अगर मैं रिप्रेजेंट करने का कोशिश करूं तो यहाँ पे होगा हमारा 0, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इधर हो जाएगा आपका -3, इधर हो जाएगा आपका 2। समझ आ रहा है? क्लियर है कहानी? है ना? -3 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2, है ना? तो कैपिटल एक्स जो है वो क्या बोल रहा है? एक्स एक एलिमेंट है जो कि -3 से 2 के बीच में है ना? अभी -3 पे इक्वालिटी है बट 2 पे इक्वालिटी नहीं है। तो -3 पे अगर इक्वालिटी है तो -3 पे मैं क्या करूंगा? क्लोज लगाऊंगा ना, क्लोज सर्कल। मतलब मैं क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -3 से कहां तक? 2 तक। बट 2 पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल आएगा, बिकॉज 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट। समझ में आ रहा है ना? बिकॉज 2 पे इक्वालिटी नहीं है, 3 पे इक्वालिटी है, मतलब x का वैल्यू 3 -3 के इक्वल हो सकता है, बट 2 पे इक्वालिटी नहीं है, मतलब x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं हो सकता, इसीलिए 2 पे हमने क्या लगा दिया? ओपन इंटरवल लगा दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना कहानी? क्लियर है बात? चलो, तो आंसर जो होगा वो -3 से कहां तक होगा? 2 तक होगा। बट 2 पे भी मैं क्या, 2 पे -2 जो वैल्यू है, 2 जो वैल्यू है वो तो आंसर में नहीं आएगा ना। अगर वो आंसर में नहीं आता है तो उसमें मुझे क्या लगाना जरूरी है कि यहाँ पे एक ओपन सर्कल लगा दूंगा। ये ओपन सर्कल का मतलब क्या है? ये ओपन सर्कल का मतलब है कि ये जो 2 है वैल्यू वो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये हो गया x। और y का अगर मैं बात करूं तो y बोल रहा है 0 से कहां तक? 4 तक। 0 पे क्लोज आएगा और 4 पे ओपन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप ध्यान से देख सकते हो, 0 से मैं कहां तक ले रहा हूं? 4 तक ले रहा हूं। ठीक बात है? 0 पे मैं क्या लगा दूंगा? क्लोज लगा दूंगा। और 4 पे क्या लगा दूंगा? ओपन लगा दूंगा, क्योंकि 4 इंक्लूडेड नहीं है, y का वैल्यू तो नहीं हो सकता है ना 4, इसीलिए 4 पे क्या लगा दिया? ओपन लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? अभी आपको बोल रहा है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये कैपिटल एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल वाई को। दोनों का क्या लेना है? यूनियन लेना है। और दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर आप दोनों का यूनियन लेना चाहते हो वो भी ठीक बात है, अगर आपका दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए तो भी ठीक बात है। दोनों को आप करने का तरीका क्या है कि सेम नंबर लाइन पे दोनों को क्या करो?
प्लॉट करो। समझ में आ रहा है ना? अब क्या करोगे, दोनों को सेम नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, यानी कि -3 से कहां तक जाएगा, पहले 2, -3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से पहले होता है कौन, 0, और 2 के बाद कौन होता है, 4। तो एक सॉल्यूशन को मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन को मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं। -3 से 2 यहाँ पे क्लोज्ड, और यहाँ पे ओपन। समझ में आया ना? और दूसरा सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या है, 0 से 4 तक है। समझ आता है? तो यहाँ पे आप क्या करो, क्लोज मार्क करो, और यहाँ पे क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक है, तो यहां से यहां तक हो गया। अभी अगर मैं बात करूं कि दोनों का यूनियन यानी कि x यूनियन y का अगर मैं बात करूं तो वो क्या आएगा। देखो, दोनों का यूनियन मतलब क्या, दोनों का कंबाइंड चीज चाहिए आपको। दोनों का कंबाइंड चीज क्या होगा, x बोल रहा है यहां से यहां तक, y बोल रहा है यहां से यहां तक, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा, पूरा पूरा ये होगा ना, पूरा पूरा ये हिस्सा हो जाएगा। बड़ा ध्यान दोगे, पूरा पूरा ये हिस्सा तो होगा जहां पे -3 पे क्लोज्ड होगा, क्योंकि -2 तो x का वैल्यू है। अगर x का वैल्यू -3 हो सकता है तो x यूनियन y का वैल्यू भी -3 होगा। तो -3 पे तो क्लोज्ड आएगा, बट 4 पे ओपन आएगा, क्योंकि y का वैल्यू 4 नहीं है, और x का वैल्यू पे भी देखो, x का वैल्यू तो यहाँ पे ही खत्म हो गया ना, 4 तो x का वैल्यू भी नहीं है, y का वैल्यू भी नहीं है, तो दोनों का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, एक और चीज देखो, एक और चीज आप ध्यान से देखना। इस जगह पे एक डाउट हो सकता है आपका, आप बोलोगे सर ये तो x का वैल्यू नहीं है, तो क्या ये y का वैल्यू है? हाँ बिल्कुल, ये y का वैल्यू है। y तो 0 से 4 के बीच में सारे वैल्यूज ले रहा है ना, तो ये y का वैल्यू है, बट ये x का वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये x का वैल्यू नहीं है, बट ये y का वैल्यू है। किसी ना किसी एक का वैल्यू होने से ही तो पूरा पूरा यूनियन में आ जाएगा ना वो वैल्यू, तो आपको सोचने का जरूरत ही नहीं है। 2 तो x यूनियन y में आएगा। क्यों? क्योंकि 2 x का वैल्यू पे नहीं है, बट 2 कैपिटल Y का वैल्यू पे तो प्रेजेंट है ना, इसीलिए 2 आंसर में आएगा। ठीक है, तो x यूनियन y जो है वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा एलिमेंट x को मैं बोलूंगा सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या होगा आपका, रियल नंबर होगा। कॉमा देकर के लिखोगे -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन क्या, 4, है ना? ये हो जाएगा आपका x यूनियन y का आंसर। ठीक है, x यूनियन y का आंसर में कौन रहेगा, एक ऐसा एलिमेंट x आएगा जो कि -3 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा, और 4 से हमेशा क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ठीक बात है, क्लियर है? तो इस चीज को ना हमेशा आप ध्यान से देख लीजिएगा और प्रॉपर्ली क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और x इंटरसेक्शन y का अगर मैं बात करूं, तो x इंटरसेक्शन y का अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, दोनों का कंबाइंड चीज का बात कर रहा हूं या दोनों का कॉमन चीज का बात कर रहा हूं। आप ध्यान से समझ जाओगे कि दोनों का मैं कॉमन हिस्से का बात कर रहा हूं। अगर दोनों का कॉमन हिस्से का बात करूं तो आप क्लियरली देख सकते हो दोनों का कॉमन क्या है, ये वाला रीजन है ना दोनों का कॉमन। तो दोनों का कॉमन अगर ये वाला रीजन है तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, x इंटरसेक्शन y का वैल्यू एक ऐसा एलिमेंट x आएगा सच दैट x बिलोंग्स टू, क्या होगा, ऑब्वियसली रियल नंबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में रियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में सारे रियल नंबर आएंगे, तो x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के इक्वल तो हो सकता है, बट 2 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 आंसर में तभी आएगा जब 2 दोनों में प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कॉमन ले रहे हो आप, दोनों का कॉमन ले रहे हो मतलब दोनों में अगर प्रेजेंट होता है तभी आंसर पे आएगा। क्या 2 दोनों में प्रेजेंट है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, 2 x में प्रेजेंट नहीं है बट y पे प्रेजेंट है, तो दोनों में प्रेजेंट अगर नहीं है तो आंसर में नहीं आएगा, तो यहाँ पे लेस देन 2 लिखेंगे, इक्वालिटी नहीं देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इंटरसेक्शन y का आंसर, और ये हो जाएगा x यूनियन y का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिर्फ नेचुरल नंबर अगर होता है यहाँ पे तब तो बहुत आसान है, रोस्टर से ही सॉल्व हो जाएगा, बट अगर यहाँ पे रियल नंबर दिया होता है तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, मैंने आपको प्रॉपर्ली मेथड बता दिया है। ठीक है, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ इंटरवल्स आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे, और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस कंसेप्ट के ऊपर ना पूरा पूरा इनइक्वालिटी चैप्टर डिपेंड करता है, पूरा इनइक्वालिटी, पूरा फंक्शन, पूरा कैलकुलस इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता है, और बहुत ज्यादा इसको आपको यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेक श्योर ये चीज अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को परेशान करके बार बार फोन करके कैसे भी करके ये चीज आपको पूरा पूरा ए से जेड तक क्लियर होना चाहिए। अगर यहाँ पे नेचुरल हो, रियल हो, इंटीजर हो, कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है ना? नेचुरल इंटीजर होने से तो आसानी से अपन सॉल्व ही कर लेंगे थ्रू रोस्टर रिप्रेजेंटेशन,
और अदरवाइज अगर रियल नंबर दिए हुआ है तो हमें इंटरवल्स का मदद लेना पड़ेगा, बिकॉज इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे उनके बीच में। समझ में आ रहा है ना? जैसे -3 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स है, बट -3 के 2 के बीच में इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर फाइनाइट है, इसीलिए रोस्टर से सॉल्व हो जाएगा। अगर रियल है तो सेट बिल्डर से सॉल्व होगा। तो ये कंसेप्ट सॉल्व होना आपसे बहुत जरूरी है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देख लो, फिर भी समझ नहीं आता है मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर लेना, बट ये समझना काफी जरूरी है। मैं बार बार बोल के दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपको समझ में आना ही चाहिए। चलो, तो यहां तक अपन ने डिस्कस कर लिए, आगे देखते हैं आगे क्या क्या आता है, और है ना। नंबर 3 क्वेश्चन, ये पहला दोनों क्वेश्चन मैंने पेज नंबर 9 से पिक किया था, ठीक है? शीट का जो पेज नंबर 9 है उसमें से पहला दोनों क्वेश्चन पिक किया, करा दिया। अभी मैं ये जो रिमेनिंग 3, 4, 5 है, ये एक्सरसाइज 1 के कुछ क्वेश्चन है, प्रूविंग है। मैं बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये सारे प्रूव मैं करा दूंगा तो आपका प्रूविंग जो है स्ट्रांग हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे प्रूफ आपको करा चुका हूँ, ऊपर से अगर ये सब करा देते तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर अपन एक्सरसाइज 2 के और 6-7 क्वेश्चन करेंगे, उनमें से 2 क्वेश्चन नीचे लिखे गए हैं, बाकी क्वेश्चन अपन एक पॉज लेकर के लिख के आपको करा देंगे, ठीक है? देखो, अभी के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करें। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? क्या बोला गया है आपको? अगर ए और बी 3 सेट, क्या लिखा हुआ है भाई? 2 सेट होगा। ऐसे कुछ ना सिली मिस्टेक्स वगैरह मेरे से हो जाता है भाई, उस चीज के लिए मेरे को माफ कीजिएगा, ठीक है? आपको आंसर में भी हो, आंसर सॉल्यूशन शीट में भी हो, या फिर शीट में भी हो, कहीं भी आपको मिल सकता है इस प्रकार के छोटे मोटे मिस्टेक्स। तो वो उतना आप इंटेलिजेंट हो कि उस चीज को पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, इतना कुछ पढ़ाने के बाद वो छोटा सा मिस्टेक देख करके आप समझ सकते हो। इतना सारा काम करता हूँ एक साथ, तो थोड़ा बहुत गलती हो सकता है या फिर दिक्कत हो जाता है। कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक कभी होगा नहीं, बट सिली मिस्टेक्स वगैरह ऐसे कुछ हो जाता है। अगर हो जाता है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं भी उस चीज को करेक्ट कर दूंगा और आपका भी वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे से कांटेक्ट कीजिए तो मैं आपको बता देता हूँ वो चीज, ठीक है? हमेशा ध्यान में नहीं रखना, ठीक है? चलो, बट कंसेप्चुअल कोई मिस्टेक होने का कोई संभावना या फिर कोई ऐसे बातचीत होगा नहीं चाहिए, ठीक है? चलो, तो अगर अपन आगे क्वेश्चन की ओर देखें तो इफ a and b are two sets then prove that a minus b, a intersection b and b minus a are pairwise disjoint। pairwise disjoint का मतलब आप कहानी समझते हो ना? pairwise disjoint का बात अगर करें तो pairwise disjoint का मतलब क्या है आप समझ सकते हो अच्छे से? क्या मतलब हो गया इस बात का? pairwise disjoint का मतलब है, जैसे अगर मैं बात कर देता हूँ कि a b c ये तीनों सेट आपस में pairwise disjoint है, ठीक है? तो आप ये बोल सकते हो कि A और B इंडिविजुअली डिसजॉइंट होगा, B और C भी डिसजॉइंट होगा, C और A भी डिसजॉइंट होगा। मतलब A और B पे कोई कॉमन नहीं, B और C पे भी कोई कॉमन नहीं, और C और A पे भी कोई कॉमन नहीं। मतलब क्या? A इंटरसेक्शन B इज 5, B इंटरसेक्शन C इज आल्सो 5 एंड C इंटरसेक्शन A इज आल्सो 5। तो ये तीनों अगर 5 हो जाता है तो अपन बोल सकते हैं कि ABC जो है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब दो करके डिसजॉइंट है। तो अगर मुझे इन तीनों को पेयर वाइज डिसजॉइंट दिखाना है तो मुझे प्रूफ क्या करना होगा? सबसे पहले ये समझते हैं। टू प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है a माइनस बी, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, समझ आ रहा है? आर पेयर वाइज डिसजॉइंट, ठीक है? that is a minus b intersection b जो होगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? फिर a इंटरसेक्शन b और b माइनस a का जो इंटरसेक्शन है वो भी क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ रहा है ना? फिर b माइनस a और a माइनस b का जो इंटरसेक्शन है वो 5 होगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा। अगर ये तीनों 5 दिखा दिया आपने तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पेयर वाइज डिसजॉइंट है। और ये होता ही आप वेन डायग्राम से ये क्लियर है, आप देख सकते हो ऑलरेडी। समझ में आ रहा है ना? कि a माइनस बी ये हिस्सा होता है, b माइनस a इंटरसेक्शन b ये हिस्सा होता है, और b माइनस a ये हिस्सा होता है। तो ये तीनों के बीच में कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं है। ये और ये भी डिसजॉइंट है, ये भी डिसजॉइंट है, और ये हिस्सा भी डिसजॉइंट है। आप समझ सकते हो आराम से, ठीक है? कोई इंटरसेक्शन नहीं है। उसी को आपको अपनी प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ करके बताना है, ठीक है? तो मैं इन तीनों में से कोई भी प्रूफ करके दे रहा हूं। रिमेनिंग 2 अगर आप उसी प्रोसेस में ट्राई करोगे तो आपसे इजीली सॉल्व
हो जाएगा। ठीक है, अभी इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे अपन उस चीज को एक बार देख लेते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल सा हमारा जो भी प्रॉपर्टी हमें आता है उसी चीज को यूज करके प्रूव करेंगे। और क्या, a माइनस बी इंटरसेक्शन क्या करना है, a इंटरसेक्शन b, इसको फाई दिखाना है। समझ में आ रहा है ना। अभी a माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, मैंने शीट में लिखा करके भी दिया था आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया a इंटरसेक्शन b। इन दोनों का इंटरसेक्शन अभी करना है। समझ में आ रहा है ना, इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो अभी अगर मैं ध्यान से देखो तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो यहाँ पे आप लगेगा नहीं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक साइन दो साइन होना चाहिए, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों अगर होता है तब आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी ना किसी एक को जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है, बट यहाँ पे तो सारे के सारे इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो दो ही रास्ता है आपके पास, या तो आप कॉम्यूटेटिव लगाओगे या तो आप एसोसिएटिव लगाओगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि किसी भी प्रकार से आप फाई तक पहुंचो। फाई तक का पहुंच पाओगे जब बी इंटरसेक्शन के बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सेम सेट उसी का कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई होगा। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, इस बी को बी इंटरसेक्शन के बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करोगे, मर्ज कराने का कोशिश करोगे। तो उसको मर्ज कराने के लिए b को b कॉम्प्लीमेंट के नजदीक लेके जाना होगा, मतलब a इंटरसेक्शन b को आप क्या लिख दो, पलट दो, b इंटरसेक्शन a लिख दो, तो ये क्लोज आ जाएंगे। मतलब आप यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगा रहे हो, आप यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो। ठीक है, बाय कॉम्यूटेटिव लॉ ये सब लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, चलो फिर अभी मान लेते हैं ना, ये अपने आप में एक सेट मान लेते p। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इसको अपने आप में एक सेट मान लेते p, इसको अपने आप में एक सेट मान लेते Q और इसको अपने आप में एक सेट मान लेते R। ठीक है, ये अपने आप में एक सेट है, मान लो दो चीज का इंटरसेक्शन होके तो एक सेट ही मिलेगा ना, PQR। अभी आप जानते हो कि यहाँ पे चार चीजें बट हमने उसको तीन चीज में कन्वर्ट किया। अगर तीन चीज में कन्वर्ट किया तो मैं आराम से यहाँ पे एसोसिएटिव सोच सकता हूँ। तो अगर एसोसिएटिव सोचूंगा तो क्या लिखूंगा, Q और R ब्रैकेट के अंदर है ना, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, Q और R को ब्रेक करके P और Q को ब्रैकेट के अंदर घुसा दूंगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। और R को मैं बाहर लेके चला जाऊंगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये पूरा पूरा क्या है, बाय एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया ना, बाय एसोसिएटिव लॉ क्लियरली अपन लिख रहे हैं ये चीज। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, A इंटरसेक्शन यहाँ से ब्रेक होकर के ये B कॉम्प्लीमेंट बाहर जाएगा, इंटरसेक्शन B आएगा। समझ में आ रहा है ना, और इंटरसेक्शन क्या आएगा, इधर A आएगा। अब समझ सकते हो यहाँ पे वापस हमने क्या लगा दिए, एसोसिएटिव लॉ, ब्रैकेट का इंटरचेंज किया, एसोसिएटिव लॉ लगा दिए। और ये चीज जो होता है ये क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो, ये फाई होता है। समझ में आ रहा है ना, ये फाई होता है। और किसी भी सेट के साथ फाई का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई ही आएगा। और वापस फाई का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो किसके बराबर आ गया, फाई। मतलब पहला वाला प्रूफ हो चुका है। सिमिलरली दूसरे रास्ते में आप सेम चीज बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट करके कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव करो, क्लियरली आपको ये भी फाई मिलेगा और ये भी फाई मिलेगा। इजीली आप ये तीनों के तीनों प्रूफ कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन को ना तोड़ तोड़ के अच्छे से आपको उस पैटर्न में सोचना पड़ेगा और उस तरीके से अपना माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि आगे से जब भी कोई नया पैटर्न उसको दिखे तो वो उस नया पैटर्न को समझने में काबिल रहे। समझ में आ रहा है ना, हमेशा दिखी हुई चीज करते करते आदत है ना आप लोगों को, अगर दिखी हुई चीज पूरी जिंदगी भर करते रहोगे तो जो नया चीज आएगा आपकी जिंदगी में तो आगे आने वाली चीज जितने भी होंगे वो नए ही होंगे। ठीक है ना, वो बोर्ड एग्जाम में जाने चीज देखे हुए होंगे। ठीक है, बट अगर आईडी का बात करें तो वो तो हमेशा नया चीज ही डालेगा ना आपको, तो उस जगह पे आप ये तरीके से फर्स्ट हो जाएंगे अगर आप अभी से अपना माइंड को उस प्रकार से ट्रेन करना शुरू ना किए। ठीक है, आगे बात करते क्वेश्चन नंबर 4 के और देखते हैं। चलिए 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, 4 का मैंने 4 क्वेश्चन उठाया। ये बेसिकली एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 32 से उठाया। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 32 से अभी लिखा, मेरे को याद अच्छे से है ना। 32 का कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन था ना, 20-25, उसमें से कोई भी 4 लिखिए। कुछ तो करके दिया था पहले और अभी कुछ करके दे रहे, बाकी सारे के सारे कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझने का कोशिश करो। 4 का पार्ट 1 को अपन कैसे करेंगे, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। ठीक है ना, इस चीज से आपको क्या प्रूफ करना है, A माइनस B यूनियन B माइनस A। ठीक है, तो इस जगह से अगर अपन ध्यान से देखें तो आगे अपन ये प्रूफ करेंगे, है ना। इस चीज को हटा देते हैं और इसी जगह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर अपन शुरू करें तो क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले A यूनियन B इंटरसेक्शन
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां से ये कैसे लाए अपन, डी मॉर्गन्स लॉ, समझ सकते हो, आपको लॉ सारी याद करना जरूरी था, है ना। डी मॉर्गन्स लॉ से हमने ये चीज कन्वर्ट की, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे ए होता और यहाँ पे भी ए होता, या फिर यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों पोजीशन में अगर सेम होता तो अब रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते थे। बट यहाँ पे दोनों डिफरेंट होने की वजह से रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लगा पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना होगा। कैसे लगाना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, उस चीज को जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। हम अंदर का इस यूनियन को क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मान लो इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, या फिर इसको R मान लिया, तो ये P इंटरसेक्शन Q यूनियन R हो गया ना। तो इसको अपन कुछ किस प्रकार से लिख सकते हैं, P इंटरसेक्शन Q यूनियन P इंटरसेक्शन R लिख पाएंगे, ठीक है ना। अभी P Q का वैल्यू डाल दो, यानी कि A यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इधर क्या आ गया, A यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अभी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये हो गया आपका A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। कुछ इस प्रकार से अपन कहानी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फाई हो जाएगा ना, ये अब अच्छे से जानते हो, ये हो गया फाई। फाई यूनियन ये क्या हो गया, B माइनस A हो गया, क्योंकि B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट को हम B माइनस A लिख सकते हैं। यूनियन ये हो जाएगा आपका A माइनस B, और यूनियन क्या है, फाई है। समझ में आ रहा है ना। तो फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन क्या हो जाता है, वही सेट हो जाता है, ठीक है। और A माइनस बी के साथ भी फाई का यूनियन A माइनस बी ही होगा। अभी कॉम्यूटेटिव लगा करके इसको घुमा दो तो आपको अपना RHS जो है वो इजीली दिख जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन जो है उसको प्रूव कर सकते हो, है ना। एक ही खेल था कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तो यहाँ पे डी मॉर्गन, पहले तो ये माइनस को हम इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लिखते, ये एक कंसेप्ट पता होना जरूरी था, ठीक है। फिर इस चीज से ये चीज डी मॉर्गन लॉ लगाया, दो चीज आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और जो मुद्दे का चीज था और सबसे क्रिटिकल कंडीशन था वो क्या था कि इस जगह पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर चार ऐसे डिफरेंट चीज है तो उसको तीन में कन्वर्ट करके कोई भी दो का यूनियन या फिर इंटरसेक्शन को एक सेट मान करके हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं, और वापस ये अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव ही है, जिसको वापस हमने यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमारे पास अपना रिजल्ट जो है वो मिल गया। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको करके देखना, बार बार जब आप करते रहोगे अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओगे, इनमें से लगाओ या फिर कोई इसको P इसको Q और इस पूरे को R मान के भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था। अगर उस प्रकार से करके देखते तो क्या होता, तो भी आपको पता चलता, ठीक है ना। तो मुद्दे का बात है कि आपको कहानी में करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा उसको लेकर के, तभी जाकर के आप टॉपिक को सीख पाएंगे अच्छे से, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं बनता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चल रहा है कहानी में, ठीक है। देखो चलो, अगर आगे अपन समझने का प्रयास करें तो अब ये देखोगे कि 4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसको आपको प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको बोला गया है कि अगर A B का सबसेट है तो प्रूफ करना है B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट का सबसेट होगा। आप मेरे को सीधा सीधा एक चीज बताओ, B कॉम्प्लीमेंट कोई भी एक सेट दूसरे का सबसेट अगर होता है तो प्रॉपर्टी से जब वो चीज, अगर डेफिनेशन से प्रूफ करना है तो क्या मानते हो, x बिलोंग्स टू A मान के x बिलोंग्स टू B दिखा देते हो तो हो जाता है। बट अगर आप प्रॉपर्टी से करना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो निकलता है, या तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होगा, A होगा, या तो A यूनियन B का वैल्यू क्या होगा, B होगा। ये दोनों में से कोई भी एक अगर प्रूफ कर देते हैं तो इनडायरेक्टली A सबसेट B प्रूफ हो जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हो ना कि A सबसेट B है मतलब A B के अंदर है, तो A इंटरसेक्शन B A के इक्वल होगा या फिर A यूनियन B का वैल्यू B के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ही है ये दोनों। तो अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो कहीं ना कहीं मुझे या तो B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या दिखाना पड़ेगा, इधर पहला वाला था ना B कॉम्प्लीमेंट दिखाना पड़ेगा, या फिर B कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट का यूनियन मुझे A कॉम्प्लीमेंट दिखाना पड़ेगा। मतलब अगर इसको प्रूफ करना है तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी एक को प्रूफ कर दो, ठीक है। जैसे इसको मान लेते हैं B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बाय डी मॉर्गन लॉ
इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन ए का होल कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है ना, बाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी यूनियन ए को हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते जाओगे प्रॉपर्टी, और ए यूनियन बी का वैल्यू हमें क्या पता, बी पता है, बिकॉज हमें तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अगर ये दिया हुआ है मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों कंडीशन गिवन है। समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। देखो तो बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर बी कॉम्प्लीमेंट आ गया तो इनडायरेक्टली हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज करके आप इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज 99.9% जनता जो है वो इस तरीके का क्वेश्चन को x बिलोंग्स टू यानी कि डेफिनेशन से प्रूव करा देते, प्रॉपर्टी में ध्यान ही नहीं देते। बट फिर भी आपको ये सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अपन प्रॉपर्टी से सोच सकते हैं, और जब आप सोचोगे उस प्रकार से तभी आपका सेट का बेस जो है वो बड़ा तगड़ा बनेगा। और जब इस प्रकार से आप बेस बनाते चले जाओगे हर एक चैप्टर में, तो आपको रोकने वाला सिर्फ आप खुद ही हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर ये एक ट्रिकी सवाल है, देखो ठीक है ना, ये ट्रिकी सवाल है, इसको मैं जरूर अच्छा क्वेश्चन रेट करूंगा, इसीलिए आपके सामने ये चीज मैं टिक कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। देखो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए दे रखा है और आपको प्रूव करने बोला है ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड कन्वर्सली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको ये प्रूव करने बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अगर ए हो जाता है तो आप कन्वर्सली प्रूव करो, मतलब क्या, इंप्लाइड एंड इंप्लाइड। ठीक है, क्या प्रूव करो आप, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ आता है मेरी बात, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है बात? ठीक है, चलो ध्यान से सुनने का प्रयास करना है ना। आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने सिखा के दिया, अभी आपने सीखा है कि ए सबसेट ऑफ बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू ए है, तो यहां से यहां तक तो आप डेफिनेशन से ही यूज करते आ रहे, शुरुआत से यूज करते आ रहे, अभी इसको प्रूव कैसे करें? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छा चीज सोचने का प्रयास किया। मैंने बोला है कि मैं इसका मतलब तो आपको दो बताया, ठीक है, आप इसको यूज करके अगर आप इस चीज को कंसीडर करके अगर आप इस चीज को प्रूफ कर देते हो तो ये प्रूफ करना हो जाएगा ना। तो सोचो ना, उस प्रकार से क्वेश्चन को सोचने का प्रयास करो ना, तो शायद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। समझ में आ रहा है? तो मैं मान लेता हूं, सबसे पहले मैं इसको मान के ये प्रूफ करूंगा तो ये प्रूफ हो जाएगा, और फिर सेकेंडली जब मैं ये कंसीडर करूंगा और कंसीडर करके मुझे ये प्रूफ करना होगा, तब इस चीज को कंसीडर करने का मतलब मैं क्या मानूंगा कि ए इंटरसेक्शन बी ए नहीं मानूंगा, क्योंकि ये तो प्रूफ ही करना है। मैं मानूंगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। मतलब यहाँ पे सारा पूरा खेल जो है वो पूरा किस कंडीशन का होगा, ये कंडीशन पूरा खेल खेलेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? अगर ये चीज आपने पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत बार बच्चों को क्लास में ये पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद ये क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ, और बच्चे मुझे घूम के ये पूछते हैं कि सर ये तो आप शुरुआत से यूज करते आ रहे हो, ये तो आप सिखाते आ रहे हो कि ऐसे होगा, तो वेन डायग्राम से समझाते आ रहे हो, बट इसको कैसे प्रूफ करें सर? ठीक है ना, ये भी अपने आप में कितना सा खूबसूरत सा क्वेश्चन बन गया। देखो अपने आप में एक प्रॉपर्टी को देखो, डेफिनेशन से तो कोई भी कर देगा, बट प्रॉपर्टी से करना वही होता है बड़ी बात। समझ में आया ना? ठीक है, आज तक कोई भी बच्चा नहीं मिला जो मेरे को एक झटके में इस क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करके दे दे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो चीज बच्चे समझ नहीं पाते ना कि दूसरा वाला कंडीशन को अगर यूज करके तो प्रूफ कर सकते हैं ना, ये तो वन ऑफ द कंडीशन गिवन है। समझ में आ रहा है ना? कैसे, चलिए देखते हैं। ठीक है, अपन सबसे पहले मान लेते हैं कंसीडरिंग any two sets, considering any two sets, ठीक है, A and B, सबसे पहले तो इसको कंसीडर करके ये प्रूफ करोगे, फिर इसको कंसीडर करके इसको प्रूफ करोगे, सच दैट अगर मैं इस चीज को कंसीडर कर रहा हूं तो A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या मान रहा हूं, A मान रहा हूं। समझ में आया? फिर लिखोगे वी हैव टू प्रूव A is a subset of B। आप मन ही मन जानते हो कि A B का सबसेट अगर प्रूफ करना है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो सर ने बोला था दो चीज प्रूफ करना सफिशिएंट है, या तो ये प्रूफ करूं या तो A यूनियन B का वैल्यू B दिखाऊं। तो अभी तो ये गिवन ही है, ये तो प्रूफ नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे, A यूनियन B का वैल्यू B दिखाने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट किए क्वेश्चन कहां से, A यूनियन B से। तो A यूनियन B का वैल्यू अभी प्रूफ करना है, तो A यूनियन B पे अभी प्रूफ अगर करेंगे तो जरूर इस रिलेशन को यूज करेंगे। अभी ये यूज कहां से करें, A का वैल्यू देखो आपको दिया हुआ है, तो उसी A का वैल्यू आप यहाँ पे
डाल दो, समझ में आ रहा है ना, गिवन 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 कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन को आपने यूज किए, समझ में आ रहा है। अभी देखो ये यूनियन इंटरसेक्शन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव का फ्लेवर बन गया ना पूरा पूरा, ये ए यूनियन बी आ रहा है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इधर बी यूनियन बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी और बी का यूनियन क्या होगा, बी होगा, और ए यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, आप खुद सोचो, ए यूनियन बी और बी का इंटरसेक्शन आप दिखा सकते हो ना, क्या होगा, बी ही होगा, क्योंकि बी ए यूनियन बी के तो अंदर ही होता है, तो बी आएगा ना इंटरसेक्शन। आंसर जो आ गया वो आपको मिल गया कि ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है, बी है। अदरवाइज ये डेफिनेशन ही है, आप समझ सकते हो, बट इस प्रकार से प्रॉपर्टी से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहां से कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाता है। कन्वर्सली आप ये कंसीडर कर लीजिएगा कि कंसीडरिंग एनी टू सेट ए एंड बी सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। दैट इज आप ये मत लिखना कि ए इंटरसेक्शन बी ए है, तब आप ये लिखोगे कि ए यूनियन बी का वैल्यू बी है, फिर आप ये प्रूफ करने जाओगे। ये कैसे प्रूफ करोगे, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए दिखाओगे। अभी यहाँ पे बी का वैल्यू आपको पता है, वही बी का वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, और फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते जाओ तो आपका ये कहानी जो है वो पूरा पूरा प्रूफ हो जाएगा। अभी ये ए आ जाएगा, ए और ए का इंटरसेक्शन ए, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन क्या आएगा, ए ही आएगा, तो मिल गया ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या, ए मिल गया। तो उस प्रकार से आप इस चीज को अच्छे से प्रूफ कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। तो चलो हमने ये भी कवर कर लिए, अब ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। वो तो कुछ ही नहीं है, देखो सिंपल सा चीज है, बट स्टिल ट्रिकी वन है। आप देख सकते हो a माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करने दिया है, तो क्या कर सकते हो, a माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख पाओगे, समझ में आ रहा है ना। फिर अभी देखो a को मैं a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं ना, समझ में आ रहा है। a को मैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, तो यहाँ पे जो पैटर्न बना वो क्या बना, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट बना ना, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट बना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, p यूनियन q का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, उल्टा डी मॉर्गन लगा दिया, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका बी कॉम्प्लीमेंट माइनस, या फिर आप यहां से ना डी मॉर्गन ना लगा करके क्या करो, इसी को आप सबसे पहले तो इसी को आप क्या कर दो, कॉम्पिटिटिव लगा करके उल्टा कर दो, समझ में आ रहा है ना। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, इसको अभी ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिख दो, क्लियर है बात। अभी अगर इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट है तो उनको हटा करके अपन क्या लगा सकते हैं, P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, P माइनस Q लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को हटा करके माइनस लेके आ गया और रहा ये कॉम्प्लीमेंट, तो प्रूफ हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से सारी कहानी जो है उसको आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, ठीक बात है, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये बताना है P इंटरसेक्शन X का वैल्यू Q इंटरसेक्शन X के इक्वल है और वो दोनों 5 के इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ, अच्छा एक और कंडीशन है, P यूनियन X इक्वल टू Q यूनियन X, तो P और Q बराबर है, आपको दिखाना है। चलिए करते हैं। चलो फाइव क्या दिया हुआ है, P इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन S इज इक्वल टू 5, ठीक है। और इधर दिया हुआ है P यूनियन X इज इक्वल टू Q यूनियन X, ठीक है। देन शो दैट P एंड Q आर इक्वल, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q आपको प्रूफ करना है, तो आप स्टार्ट कहां से करोगे क्वेश्चन को, P से ही स्टार्ट करो, समझ में आ रहा है ना। P और Q इक्वल दिखाना है ना, तो आप P से स्टार्ट करो। अभी P को फर्दर क्या लिख सकते हो, ऑब्वियस चीज देख के पता चल रहा है, 5 का इंफॉर्मेशन गिवन है, तो P को क्या लिखेंगे, P यूनियन 5 लिखेंगे, क्योंकि P इंटरसेक्शन 5 तो 5 हो जाता है ना। अभी 5 की जगह पे किसको डाल देते हैं, P वाले को तो नहीं डालेंगे, Q वाले को ही डालते हैं, तो Q इंटरसेक्शन X हो गया। अभी यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा ना, इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो P यूनियन Q आ गया, इंटरसेक्शन ये हो जाएगा P यूनियन X। ये तक समझ आ गया कहानी, पूरा पूरा क्लियर है। अभी P यूनियन Q और Q यूनियन X, अच्छा P यूनियन X का वैल्यू हमें क्या पता, Q यूनियन X, तो इसको तो यूज कर सकते हैं ना, सिंस P यूनियन X इज इक्वल टू Q यूनियन X, हो गया ना ये कहानी, समझ में आ रहा है। चलो अभी अपन क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे तो वही फंडा हो गया ना, पहले जो था उसी प्रकार से हो गया पूरा पूरा कहानी। अच्छा
P यूनियन Q को मैं घुमा के Q यूनियन P लिख सकता हूं ना, यूजिंग कॉम्यूटेटिव। यहां से यहां पे कॉम्यूटेटिव लगा दिया। अभी देखो यहां पे रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने का पूरा सिस्टम तैयार है। Q Q है, यूनियन यूनियन है, P और X है और बीच में इंटरसेक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Q यूनियन P इंटरसेक्शन X। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के लिख के देखो ये मिलेगा, देखो Q यूनियन P और Q यूनियन X, उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो यहां से यहां पे मैंने क्या लगा दिया, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा लगाया, ठीक है। और P इंटरसेक्शन Q आपको क्या पता है, फाई पता है ना, तो Q यूनियन ये क्या हो गया, फाई हो गया, और Q और Q का फाई का यूनियन क्या होता है, Q ही होगा ऑब्वियसली। तो इसी प्रकार से P और Q जो है वो इक्वल ग्रुप हो गया। ये कुछ एक इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल ही पैटर्न में क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट वगैरह आपको बचा नहीं होगा अप टू एक्सरसाइज 1। अभी एक्सरसाइज 2 का कहानी अपन देखते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 यानी कि आपका कार्डिनलिटी ऑफ सेट का जो कंसेप्ट है, उस चीज के आधारित जो भी क्वेश्चंस है वो अपन देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो 6 देख सकते हैं क्या है 6 वाले क्वेश्चन में, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए केमिस्ट्री क्लास एंड 60 स्टूडेंट्स इन ए फिजिक्स क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास if the two classes meet at the same hour. If the either in physics class or chemistry class, ठीक है, if the two classes meet at the same hour, अगर दोनों की दोनों क्लासेस जो है वो एक ही टाइम में मीट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ, क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आइदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री क्लास, ठीक है। तो मैं कंस्ट्रक्शन वगैरह और बोल नहीं रहा हूं कि आप मान सकते हो दैट P and Q be the set of students which belongs to physics and chemistry, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो आप लैंग्वेज खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। 40 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री क्लास में है, मान लो n of C मैं क्या बोल रहा हूँ, 40 बोल रहा हूँ, ठीक है। 60 स्टूडेंट्स फिजिक्स क्लास में है, तो n of P जो होगा वो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास, मतलब क्या पूछा है आपको, n of P यूनियन C पूछा है। समझ में आ रहा है ना, जो कि क्या हो जाता है, आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, मतलब क्या, या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या तो दोनों में हो सकता है। तो उसका वैल्यू क्या है, P यूनियन C तो निकालोगे ना, n of P प्लस n of C माइनस n of P इंटरसेक्शन C से निकालोगे, ठीक बात है। तो n of P कितना हो जाएगा भाई, 60 प्लस n of C हो जाएगा 40 माइनस n of P इंटरसेक्शन C क्या होगा, n of P इंटरसेक्शन C। The two classes meet at the different hours and 20 students are enrolled in both the subjects. अगर देख, अगर दोनों क्लास सेम टाइम में मीट कर रहा है, स्कूल में मान लो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्लास जो है वो सेम टाइम में है, 11 से 12 बजे दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास है, तो ऐसे बच्चे क्या आपको मिलेंगे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास कर रहा है, नहीं मिलेगा। वही इस क्वेश्चन का ट्रिक था। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, वही सोचने वाला बात था यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना कि अगर दोनों क्लास सेम टाइम में लग रहा है, अगर 11 से 12 बजे, 11 बजे फिजिक्स का क्लास भी लगता है और केमिस्ट्री का क्लास भी लगता है, तो 11 से 12 के बीच में अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का क्लास लग रहा है, तो क्या ऐसे कोई बच्चा होगा, तब तो आपको छोड़ना पड़ेगा, या तो फिजिक्स करना पड़ेगा या तो केमिस्ट्री करना पड़ेगा। आप दोनों कर सकते हो, ऐसे तो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो उस वक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों क्लास अटेंड करने वाले बच्चे की संख्या हो जाएंगे 0। समझ में आया ना, क्योंकि कोई भी एक ऑप्शन चूज करना होगा ना, या तो केमिस्ट्री या तो फिजिक्स। समझ में आ रहा है ना, दोनों क्लास तो कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों क्लास सेम टाइम में चल रहा है। तो उस वक्त ये चीज 0 हो जाएगा और पूरा आंसर जो है वो 100 आ जाएगा। बट सेकंड केस में बोल रहा है दोनों क्लास 2 अलग अलग आवर में होता है और 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, तब उसको डाटा देना पड़ेगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों कर रहे हैं। तो देखिए दिया, देखो 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, मतलब क्या, दोनों सब्जेक्ट कितने बच्चे कर रहे हैं, 20 बच्चे कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 माइनस 20, तो आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, वही इस क्वेश्चन में अच्छा बात था जो आपको पकड़ना था और पकड़ के अच्छे से बनाने थे। समझ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ
2000 consumers and reported that 1720 consumers liked product P1 and 1450 consumers liked product P2. ठीक है, P1 कितने जने लाइक करते हैं भाई, मार्केट रिसर्च करके क्या पता चला, P1 कितने जने लाइक करते हैं 1720 और P2 कितने जने लाइक करते हैं 1450. ठीक है, क्या P1 इंटरसेक्शन P2 का डाटा गिवन है? नहीं, गिवन नहीं है. तो अगर ये गिवन नहीं है तो टोटल जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम यूनिवर्सल मानते हैं या यूनियन P1 यूनियन P2 मानेंगे? बोल के दिया था ड्रिल, क्या मानेंगे? P1 यूनियन P2. जब ये तीनों डाटा गिवन होगा तभी हम उस चीज को क्या मानते हैं? P1 यूनिवर्सल सेट का डाटा मानते हैं. क्योंकि अगर ये तीनों गिवन होता है तब फॉर्मूला से ही तो मैं P1 यूनियन P2 निकाल सकता हूं ना, तब क्वेश्चन में देने का क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है ना? तो अभी जो ये टोटल डाटा है ना 2000 कंज्यूमर का, उस टोटल डाटे को मैं क्या मान लूंगा? P1 यूनियन P2 मान लूंगा. समझ में आ रहा है ना? ठीक है. और बोला है यहाँ पे कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट. ठीक है, बोथ द प्रोडक्ट लाइक कर रहा है मतलब क्या? ये निकालना है. ये निकालने वाला लीस्ट प्रोडक्ट क्या होगा वो आपको निकालने होंगे. समझ में आ रहा है ना? तो आप अच्छे से जानते हो कि n ऑफ P1, आप अच्छे से एक चीज तो आप अच्छे से क्लियर है ये बात. ठीक है ना? लीस्ट बोला है ना, लीस्ट बोला है. चलो, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को 2000 कंसीडर कर रहा हूं तब को आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, बट अगर लीस्ट है, लीस्ट पूछा है तो आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी क्रिएट करना होगा ही नहीं होगा? लीस्ट या फिर अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर या फिर लीस्ट वैल्यू किसी भी चीज का पूछता है तो लीस्ट वैल्यू क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं x लेस देन इक्वल टू 2 तो x का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया. बट अगर मैं बात करता हूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो अपन क्या बोलेंगे कि x का लीस्ट वैल्यू क्या होगा? 2 होगा. मतलब x हमेशा 2 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा. समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो लीस्ट वैल्यू का कंसेप्ट हो गया ये, और ये हो गया ग्रेटेस्ट वैल्यू का कंसेप्ट. एटलीस्ट, एट मोस्ट. समझ सकते हो ना? एटलीस्ट, एट मोस्ट. ठीक है ना? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? x 2 या फिर उससे बड़ा होगा. तो ये एटलीस्ट वाला फंडा हो गया. ये एटमोस्ट मतलब ग्रेटेस्ट हो गया. x 2 या फिर उससे छोटा ही होगा मतलब x लेस देन इक्वल टू 2. x मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है. समझ में आ रहा है ना? तो ये फीलिंग आपके अंदर होना सबसे पहले जरूरी है. हम यहाँ पे डायरेक्टली इस चीज को इक्वल टू 2000 ना मान के कुछ इस प्रकार से करते हैं ना. अगर ये 2000 होता है, सोचने का प्रयास करना, अगर ये 2000 है जो कि आपका कंडक्ट सर्वे ऑफ 2000, टोटल कितने कंज्यूमर का सर्वे कर रहे हो? 2000 का सर्वे कर रहे हो. तो हम तो बस एक आइडिया लगाते हैं ना जब इन दोनों को इक्वल मान लेते हैं, जब यू का डाटा, एक डाटा एब्सेंट होता है. समझ में आ रहा है ना? तो आप एक चीज सोच के देखो ना, n ऑफ a यूनियन b जो होता है, ठीक है, मान लो ये जो है वो आपका यूनिवर्सल डाटा है. समझ में आ रहा है? तो n ऑफ a यूनियन b जो है वो कभी भी या तो n ऑफ q के इक्वल होता है या फिर कंफर्म उससे छोटा होता है. समझ में आ रहा है ना? या तो इक्वल भी हो सकता है या तो छोटा होगा. मान लो ये वेन डायग्राम में जब ये वाला जगह बचा रह जाता है तब उसके इक्वल हो जाता है. अगर ये वाला जगह बचा नहीं है तो इसके छोटा ही होगा हमेशा. ये कंफर्म है. समझ में आ रहा है ना? इस केस में n ऑफ a यूनियन b इज लेस देन n ऑफ u. बट अगर मैं वेन डायग्राम को कुछ इस प्रकार से बनाता हूं तो आप बोलोगे कि सर, आप बोलोगे कि अभी तो n ऑफ a यूनियन b भी इतना सा ही लग रहा है और n ऑफ u भी इतना सा ही लग रहा है. समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में दोनों इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि n ऑफ a यूनियन b ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? n ऑफ u होगा. अगर मैं यहाँ पे 2000 को n ऑफ u मान लेता हूं तो मैं ये लिख सकता हूं ना n ऑफ p1 यूनियन p2. मैं सिर्फ क्वेश्चन का लीस्ट वैल्यू पूछा है इसीलिए ये चीज कर रहा हूं. अदरवाइज मैं इसको n ऑफ u मान सकता था. बट वो तो एक ट्रिक की तरह अपन यूज करते हैं कि क्या मानना है या फिर नहीं मानना है. बट अगर तरीके से क्वेश्चन को पूछना चाहता है ना वो लोग, तो यहाँ पे मेंशन करके देना पड़ेगा. समझ में आया ना? बट आपको खुद से यहाँ पे कहीं कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी होता है तो आपको खुद से सोचना भी पड़ता है. ठीक है? आप इसको अगर n ऑफ u मानते हो, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि लीस्ट वैल्यू पूछा है तो मुझे इनइक्वालिटी जनरेट करना होगा. जब तक मैं इनइक्वालिटी जनरेट नहीं करूंगा तो मुझे लीस्ट वैल्यू नहीं मिलेगा. लीस्ट वैल्यू मुझे मतलब इस प्रकार से वैल्यू चाहिए. समझ में आ रहा है ना? n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 का ऐसे बोला है ना, लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स. मतलब
बोथ द प्रोडक्ट्स लाइक करने वाला संख्या कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे जो चाहिए होगा वो इनइक्वालिटी कुछ दिस ग्रेटर देन इक्वल टू सम वैल्यू चाहिए, और दिस ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 20 हो गया, तो ये जो 20 होगा वही क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो दोनों के दोनों लाइक कर सकते हैं। मतलब कम से कम इतने कंज्यूमर्स होंगे ही होंगे जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। जब इसका डाटा दिया जाएगा ना तब आपको पता चलेगा। बट अगर मैं इस चीज को भी 2000 कंज्यूमर जो टोटल में काउंट कर रहा हूं उसको अगर n ऑफ u मान लेता हूं तो मैं ये इनइक्वालिटी जनरेट कर सकता हूं कि n ऑफ p1 यूनियन p2 जो होगा वो हमेशा 2000 से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, n ऑफ p1 प्लस n ऑफ p2 माइनस n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 लेस देन इक्वल टू 2000। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा 1720 प्लस 1450 माइनस n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 लेस देन इक्वल टू 2000। तो n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 जो हो गया उसको उस तरफ भेज दो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, होगा ही नहीं होगा, 1720 प्लस 1450 माइनस 2000 को इधर भेज दो और इसको उधर भेज दो, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना कहानी। तो यहां से इस चीज को उल्टा कर दो, तो n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का समेशन कितना होगा, 07113, उससे 2000 अगर चला गया तो कितना आएगा, 1170। मतलब n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 जो है वो 1170 के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। तो लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं वो कितना हो जाएगा, 1170 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार से आपको लीस्ट या फिर ग्रेटेस्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लास्ट क्लास में भी देखे थे लेक्चर 4 में जब मैंने कार्डिनलिटी का क्वेश्चन कराया था आपको, तब ये सारे कंसेप्ट अच्छे से यूज किया था कि इनइक्वालिटी हम कैसे जनरेट करेंगे और उस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर करके लिख के भी नहीं देता है ताकि आप खुद से सोचो इस चीज के लिए, बट अगर हिसाब से देखें तो ये देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बट अगर नहीं देता है तो आप इस चीज का ये सब चीज आप कर सकते हो। ठीक है, तो करा दिया तो आप कर सकते हो अभी आराम से। ठीक है ना? तो प्रॉपर्ली कर लीजिएगा। सही है? तो यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि n ऑफ p1 इंटरसेक्शन p2 का लीस्ट वैल्यू निकालो, यानी कि दोनों प्रोडक्ट लाइक करने वाला कैंडिडेट्स जो है, कंज्यूमर्स जो है, उनका लीस्ट पॉसिबिलिटी कितना होगा बताओ। मतलब कितने कम से कम दोनों लाइक करेंगे वो बता दो। उससे ज्यादा भी लाइक कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इसका वैल्यू के ऊपर। ये क्या है, समझ में आ रहा है ना? अगर मैं इसको 2000 मान लेता हूं तब देखते कि इसका वैल्यू इसके इक्वल आ जाता डायरेक्टली। समझ में आ रहा है ना? मतलब मुझे ये पता चल जाता कि ये चीज जो है वो डायरेक्टली इसके इक्वल है। मतलब क्या कि दोनों प्रोडक्ट लाइक करने वाला संख्या जो है वो 1170 ही है, तब मैं ये कंक्लूड करता। समझ में आ रहा है? बट लीस्ट वैल्यू पूछा, लीस्ट समझ के मैंने देख के मेरे को समझ आ गया कि लीस्ट मतलब क्या, या तो ये होगा या तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। लीस्ट पूछा है ना, 1170 से ज्यादा भी हो सकता है, 1200 कंज्यूमर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो तब मुझे एक इनइक्वालिटी जनरेट करना होगा। इसीलिए मैंने इस चीज को 2000 के इक्वल ना लेकर के लेस देन इक्वल टू 2000 लिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं n ऑफ u को इक्वल मानता हूं इसका, तो n ऑफ a यूनियन b जो होगा वो n ऑफ u से हमेशा छोटा या फिर उसके इक्वल होगा। छोटा किस केस में होगा, तो जनरल जो वेन डायग्राम होता है उस केस में छोटा बता सकते हो, है ना? इस केस में छोटा बता सकते हो ना, इतना है n ऑफ a यूनियन b और ये पूरा बॉक्स है n ऑफ u, तो ये इससे छोटा है। बट अगर मैं इस प्रकार से वैन को बना देता हूं तो आप देखोगे कि इतना सा हिस्सा जो है वो पूरा पूरा क्या है, a है, इतना सा हिस्सा जो है वो पूरा पूरा क्या है, b है, ये है a इंटरसेक्शन b। समझ में आ रहा है? और ये पूरा बॉक्स ही हो गया e। तो उस केस में a यूनियन b और e जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? इस प्रकार से आप पूरी कहानी को समझते हो। अब हम बाकी और भी कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और लिख करके आपको बताते हैं कि आगे की क्वेश्चंस आप कैसे सोचेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 2 के रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस और कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और प्रॉपर्ली इनको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। पहले तो आप लैंग्वेज वगैरह लिख लीजिएगा कि किस साइड को आप क्या मान रहे हो, फुटबॉल जीतने वाले को कौन सा साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या नहीं। मैं यहाँ पे फुटबॉल को एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो सब पहले लिखना पड़ेगा, फिर गिवन डाटा लिखोगे फिर सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन शीट में लिख के दिया सब कुछ। एक कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स, तो यहाँ पे n ऑफ f 38 हो जाएगा। बास्केटबॉल को b मान रहा हूँ तो वो 15 हो जाएगा और क्रिकेट को c मान रहा हूँ तो वो 20 हो जाएगा। इफ दिस मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, टोटल यानी कि इन तीनों का क्या होगा, यूनियन होगा 58।
ठीक है। वो कब होता है यूनियन, जब बाकी डाटा एब्सेंट होता है, और यहाँ पे बाकी डाटा एब्सेंट है और कोई डाटा है ही नहीं, तो आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने इस चीज को यूनियन मान लिया। यूनिवर्सल, अगर बाकी सारे डाटा प्रेजेंट होता, सात के सातों डाटा अगर प्रेजेंट होता यूनियन निकालने के लिए, तब अपन इस डाटा को यूनिवर्सल मानेंगे, अदरवाइज यूनियन ही मान लेंगे। समझ में आ रहा है ना। ओनली 3 men got medals in all the 3 sports। तो ऑल द 3 स्पोर्ट में मिलने वाला मतलब क्या, तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। वो कितना जने हैं, ऐसे 3 जने हैं। समझ में आ रहा है ना। तो आपको बोला है कि हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of the 3 sports। एग्जैक्टली 2 of the 3 sports सिखाया था। थ्योरी जब पढ़ाया था ना अच्छे से, बहुत स्ट्रेस देकर के ये सब चीज सिखाया था। अगर थ्योरी का लेक्चर अच्छे से आप लेक्चर 4 को स्टडी किए हो तो आप सारे कहानी को पता कर पाओगे, अदरवाइज तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये सब फॉर्मूला रट के ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो एग्जैक्टली 2 of the 3 स्पोर्ट्स वाले लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 वाले हैं। बोल एटलीस्ट 2 नहीं बोला है, एग्जैक्टली 2 बोला है, मतलब 2 ही जीता है। वो सिर्फ यहाँ पे है, या तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा या तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन तीनों का जो यूनियन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ये तीनों का यूनियन। और इन तीनों का यूनियन का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे, n of f इंटरसेक्शन b करोगे प्लस n of b इंटरसेक्शन c करोगे प्लस n of f इंटरसेक्शन c करोगे। तो इन तीनों को जोड़ते ही आपने f इंटरसेक्शन b पे ये पूरा हिस्सा लिया, ये भी पूरा हिस्सा लिया, ये भी पूरा हिस्सा लिया। तो ये जो कॉमन वाला, तीनों का कॉमन वाला हिस्सा है, इसको आपने 3 बार ऐड कर दिए, जबकि ये एक बार भी नहीं आना चाहिए था। तो इसको मैं 3 बार क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फॉर्मूला टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना। जहां पे एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट खेलने वाले लोग आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है। अभी इन तीनों का समेशन अपन कैसे निकालेंगे, वो बड़ा वाला फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। n of a यूनियन b यूनियन c का फॉर्मूला से ये चीज आप इन तीनों का समेशन आसानी से निकाल सकते हो। बोले सर क्या होगा, ये n of f होगा प्लस n of b होगा प्लस n of c होगा। समझ में आ रहा है ना। माइनस n of f यूनियन b यूनियन c होगा और फिर आ जाएगा प्लस n of f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c और माइनस 3n of f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो आपको पहले से था, इस चीज का फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया। समझ में आ रहा है ना। तो ओवरऑल जो आपका फॉर्मूला बना वो क्या बना, n of f प्लस n of b प्लस n of c माइनस n of f यूनियन b यूनियन c माइनस 2 टाइम्स माइनस 3 प्लस 1 होकर के क्या होगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अभी ये पांचों डाटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उस लिहाज से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करो, क्योंकि जेई आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ये है वो कंसेप्ट जो आपको सिखाता है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। समझ में आ रहा है ना। अभी आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देख सकते हैं। बाकी लिखना विखना ये सारा कहानी आप कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया सॉल्यूशन शीट में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे अपन देख सकते हैं। सर्वे वाज मेड ऑफ 9000 हाउसवाइफ्स टू फाइंड व्हाट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट ईच हैड यूज्ड विद इन ए फुल ईयर। ठीक है, कितने जनों के ऊपर सर्वे हो रहा है, 9000 हाउसवाइफ के ऊपर सर्वे हो रहा है। ठीक है ना, डाटा को मार्क करते जाओ। सबसे पहले एक डाटा मिला, what type of detergent each had used within a full year. It was found that 3224 use brand A. ब्रांड ए वाली संख्या कितना है, कितना मिला, 3224। समझ में आ रहा है। फिर ब्रांड बी वाला संख्या मिला 3571, ब्रांड सी वाला भी मिल गया 5656। ब्रांड ए और बी दोनों यूज करने वाले कितने मिले, 1820। ब्रांड बी और सी दोनों यूज करने वाले कितने मिले, 2376 और 2376 ए और सी यूज करने वाले हैं, और बी और सी यूज करने वाले संख्या कितने हैं, 2476। समझ में आ रहा है कहानी। तीनों की तीनों ब्रांड यूज करने वाली संख्या कितने मिले आपको, 1545। 1545। It was concluded that 8305 housewives used at least one. At least one मतलब क्या, या तो A, या तो B, या तो C, या तो A और B, या तो A और C, या तो B और C, या तो तीनों के तीनों। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब A यूनियन B यूनियन C का बात चल रहा है। मैंने आपको लेक्चर में बोला था, जब एटलीस्ट वर्ड यूज करके देगा तो डायरेक्टली आपको पता चल जाता है कि किस चीज का डाटा दिया हुआ है, A यूनियन B यूनियन C। तो यहाँ पे A यूनियन B यूनियन C का डाटा क्या दिया हुआ है,
8305 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? इज दिस कंक्लूजन करेक्ट? पहला क्वेश्चन है। तो अब चेक कर लो, इन सातों की सातों इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो ना? निकालो इन सातों के सातों इंफॉर्मेशन को यूज करके इसका वैल्यू। अगर इसका वैल्यू 8305 आया फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, तब तो कंक्लूजन करेक्ट है। अगर 8305 नहीं आया, तब आपका ये जो कंक्लूजन है वो क्या है? रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो आप कर लोगे Na plus Nb plus Nc minus Na intersection B minus Nb intersection C, C intersection है प्लस A intersection B intersection C कर दोगे तो वैल्यू मिल जाएगा। चेक कर लेना, अगर 8305 आ जाता है तो डाटा करेक्ट है, अगर नहीं है अदरवाइज कंक्लूजन रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। हाउ मेनी हाउसवाइफ्स यूज्ड एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस डिटर्जेंट? 2 डिटर्जेंट एग्जैक्टली यूज करने वाले हाउसवाइफ किधर है बताने आपको। समझ में आ रहा है ना? तो वो तो सिंपल है, अभी अभी किए ना। 2 वाले कहां पे होंगे? अभी अभी सेम क्वेश्चन किए, कहां पे होंगे? या तो यहां पे होंगे या तो यहां पे होंगे। एग्जैक्टली 2 वाले, एटलीस्ट 2 वाला नहीं है। अगर एटलीस्ट 2 होता तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होता? एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, मतलब तब ये भी आ जाता। बट अब की बार ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 2 बोला है। एग्जैक्टली 2 ये होगा, ये होगा, ये होगा, इन तीनों का यूनियन होगा। बट एटलीस्ट 2 अगर बोलता तो उसमें एग्जैक्टली 3 भी आ जाता, तो ये भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 अगर बोला है तो 3 भी तो हो सकता है ना। तो ये कैसे निकालते हैं आपको पता है अच्छे से? इन तीनों यूनियन को सम कर दोगे, -3 टाइम्स ऑफ दिस कर दोगे तो आंसर आपके पास मौजूद है ना? मिल जाएगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन ऊपर के ऊपर ही, ऊपर का क्वेश्चन के ऊपर ही इजीली बेस दे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछना है। वही पैटर्न है जो मैंने थ्योरी का क्लास अच्छे से किया है ना, वो अगर लेक्चर 4 को अगर अच्छे से देखा है तो इसको ये सब जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो तो कर चुका होगा ये सारे क्वेश्चन, अगर दिल से समझने का प्रयास है। अगर ऊपर ऊपर मूवी बना करके देखा है तब कहां से बनेगा? तो मूवी थोड़ी ना, ये टेबल चेयर में बैठ करके अच्छे से मोबाइल ले करके कॉपी पेन ले करके देखने का चीज है। ठीक है? मूवी 2 घंटे का मूवी देखने में 2 घंटा ही लगता है, इधर 2 घंटे का वीडियो लेक्चर देखने में 6 घंटा लगता है। समझ में आ रहा है ना? वही डिफरेंस है बिटवीन लेक्चर वीडियोस और आपका मूवीज में। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो 10 नंबर की और अगर बढ़ते हैं तो इन ए कंज्यूमर सर्वे 85% ऑफ दोज सर्वेड लाइक्ड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। ठीक बात है? 1, 2 and 3. 50% of those asked product 1, 30% like product 2, 20% like product 3. What percentage of the survey participants like more than one of the 3 products? More than one of the 3 products का मतलब क्या है? More than one of the 3 products. सोचने का प्रयास करो। More than one of the 3 products का मतलब है या तो एक प्रोडक्ट या फिर उससे ज्यादा प्रोडक्ट। ठीक है? अदर नहीं, ये भी आप नहीं बोल सकते। मोर देन 1 का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइक कर रहा है। मोर देन 1 को क्या मैं एटलीस्ट 2 बोल सकता हूं? एटलीस्ट 2 भी बोल सकता हूं। ठीक है? मोर देन 1 को सोच के देखो ना एक बार, क्या मैं मोर देन 1 को एटलीस्ट 2 बोल सकता हूं? बराबर बोल सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं मोर देन 1 को एटलीस्ट 2? बराबर बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मोर देन 1 बोल रहा है मतलब एक प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाला। मोर देन 1 मतलब या तो 2 करता है या तो 3 करता है। तो या तो 2 करता है या तो 3 करता है, कौन सा होगा? जो अभी भी बोला था वही चीज हो गया ना। 2 करने वाला तो इधर मिल जाएंगे और 3 करने वाला इधर मिल जाएगा। तो अभी जो फॉर्मूला बन जाएगा वो पूरा हिस्से का फॉर्मूला बनेगा। वो क्या बनेगा? n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ c इंटरसेक्शन है। तो इसमें इस हिस्से को 3 बार जोड़ दिए थे। समझ में आ रहा है? बट पहले आप तीनों बार घटा देते थे क्योंकि इसका जरूरत नहीं था। बट अभी एक बार जरूरत है ना, तो आप कितना बार घटाओगे? 2 बार घटाओगे। समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। अभी जो गिवन डाटा है उसको यूज करके इस चीज को निकाल दीजिए। ठीक है ना? तो 85% ऑफ द कंज्यूमर हु लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये क्या, ये किसका डाटा है? ये A यूनियन B यूनियन C का डाटा दिया हुआ है। 50% लाइक A, ठीक है? 20% लाइक ये B का डाटा है और 30% और 20% लाइक ये C का डाटा है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A को पूरा पूरा किस में कन्वर्ट कर दोगे? n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A यूनियन B यूनियन C और प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और यहाँ पे -2 है तो अल्टीमेटली सॉल्व होकर के ये माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इन तीनों का डाटा मिल गया, इसका भी डाटा मिल गया और लास्ट में आपको क्या बोला है? इसका भी डाटा देना चाहिए था यार। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किधर है?
80% of those who surveyed like at least one of the three products, 1 2 3. 50% of those asked product 1, 30% प्रोडक्ट 2 बी का डाटा है। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया 85%, एन ऑफ ए हो गया 50%, एन ऑफ बी हो जाएगा ये, एन ऑफ सी हो जाएगा ये। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का तो डाटा चाहिए, वो कहाँ है? मिस तो नहीं किया ना कुछ क्वेश्चन में? तो ध्यान से देखो, मिस तो नहीं किया। मिस क्या है क्या कुछ? कौन सा क्वेश्चन था भाई? 23 था एक्सरसाइज 2 का ना? हाँ हाँ मिस हो गया यार, यहाँ पे एक चीज मिस हो गया। प्रोडक्ट 3 के बाद एक लाइन है कि if 5% ऑफ द पीपल इन द सर्वे लाइक्स ऑल द 3 प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मिस हो गया। if 5% ऑफ द पीपल लाइक प्रोडक्ट, मतलब तीनों लाइक करता है, मतलब ये आप समझ जाओगे अगर तीनों लाइक करने वाला है तो ये किसका डाटा है, किसका डाटा है। इधर तो पुट कर दोगे तो आपको अपना आंसर जो है वो प्रॉपर्ली मिल जाएगा। कितने परसेंटेज है, परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, परसेंटेज में ही आपको आंसर पूछेगा, तो परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंटेज आपको निकालना है। तो अब ये सारे डाटा पांचों के पांचों डाटा पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मिस हो गया, आप देख लेना ये एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन मैंने पिक किया? 23 नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक कहानी कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? अभी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा शीट में सर्च करके अगर मैं देखूँ ना और हिसाब से अगर देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 11 से अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये जितना सोचने के लिए आपको मजबूर करेगा, दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको उतना सोचने के लिए मजबूर करे। ठीक है, इससे अच्छा क्वेश्चन पूरे शीट में नहीं है, मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। अगर करना है तो ये करके देख लीजिएगा। अगर ये किसी ने खुद से बना लिए, आज तक कुछ ही 1 या 2 ही बच्चा है जो मेरे को आज तक करके दे पाया ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? अदरवाइज कोई करके नहीं दे पाया, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो क्लासिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट है इसका। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो अच्छा है ही है, और सेकंड पार्ट जो है वो भी उससे भी अच्छा है, और मैं उसको आपको सोचने के लिए जरूर दूंगा। आप मेरे को सोच के ये जवाब जरूर दोगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका। इन ए क्लास 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन। ठीक है, एक क्लास है, एक क्लास में 2/5 बच्चे जो है वो क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। पहले तो ये बोलोगे ना सर हमें तो यही नहीं पता कि क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको निकालने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो पहले ही आप मान लो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी, लेट number of students in the class be x। ठीक है, तो बैडमिंटन खेलने वाली संख्या कितनी हो जाएंगे? n ऑफ b कितना हो जाएगा? अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x मान रहे हो क्लास में, 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बैडमिंटन, मतलब 2/5 ऑफ द स्टूडेंट ऑफ होल क्लास क्या खेल रहा है? बैडमिंटन, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x/5 हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, ट्वाइस द नंबर प्ले टेबल टेनिस, मतलब इसका ठीक ट्वाइस क्या खेल रहा है? टेबल टेनिस खेल रहा है। इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 4x/5 हो जाएगा जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। 15 प्ले बोथ द गेम्स, 15 प्ले बोथ द गेम्स, दैट इज B इंटरसेक्शन T, कितना खेल रहा है? 15 खेल रहा है। ठीक है, और 5 प्ले नाइदर, 5 कुछ भी नहीं खेलता है, मतलब क्या? B कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन T कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हो जाएगा? B यूनियन T का होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या करना है, आपको बाकी सारे कहानी को सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो इस चीज को अपन क्या बोल सकते हैं? देखो ध्यान से क्या करते हैं। सबसे पहले तो x ढूंढना है हमें, तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अपनाएंगे ना। ठीक है, ये समझ ही आ रहा है आपको? ठीक है, चलो अभी n ऑफ b क्या हो जाएगा? 2x/5, n ऑफ t क्या हो जाएगा? 4x/5, और n ऑफ b इंटरसेक्शन t कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और n ऑफ b यूनियन t कैसे निकालेंगे? b यूनियन t क्या होगा? पूरा क्लास में तो x बच्चे हैं, समझ में आ रहा है? अभी b यूनियन t क्या है? ये संख्या है ना। ठीक है,
तो ये बाहर वाला हिस्सा तो दिया हुआ है ना, जो बच्चे कुछ भी नहीं खेलते, मतलब बाहर वाला रीजन तो हमें दिया हुआ है, वो कितना है 5 है। तो x में से 5 घटा देंगे तो ये पूरा b यूनियन t मिल जाएगा। तो b यूनियन t का डाटा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से अगर सॉल्व करें तो x को उधर भेज देते हैं, तो 6x/5 माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10 हो जाएगा। तो x/5 का वैल्यू आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। मतलब कि पूरा क्लास में कितने बच्चे हैं 50 बच्चे। पूरे क्लास में कितने बच्चे आपको मिल गया, पहला पार्ट का आंसर मिल गया, कितना हो गया 50 स्टूडेंट्स हो गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बैडमिंटन कितने हो जाएंगे 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेबल टेनिस कितने हो जाएंगे 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये है आपका 15 और मतलब ये पूरा हो गया आपका, ये पूरा हो गया आपका 20, ये पूरा आपका हो गया 40, ये बीच में कितना भरा हुआ है 15, बाहर 5 है, सब कुछ मिला करके कितना, तो ये 20 में से 15 चला गया तो इधर आ जाएगा सिर्फ 5, ये 40 में से 15 चला जाएगा तो ये हो गया 25, 25 और 5 30, 45 और 5 50, ये हो गया टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास 50। समझ में आ रहा है। अगला पार्ट देखो, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 76% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। अचानक से यहाँ पे क्वेश्चन में क्रिकेट घुसा दिया। समझ में आ रहा है। और वो कितने खेलते हैं 76%, 76% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल कितना है 50 है, तो ये हो जाएगा 76/100 into 50। तो कितने बच्चे ऐसे खेलेंगे, ठीक है, कितने बच्चे खेलेंगे 38 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो अभी आपको ये निकालना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु माइट बी प्लेइंग ऑल द 3 गेम्स। समझ में आ रहा है ना। मैक्सिमम कितने बच्चे ऐसे हो सकते हैं। अभी पूरा क्वेश्चन जो ये फर्स्ट पार्ट था ये चेंज हो गया। फर्स्ट पार्ट बस इसीलिए पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने के लिए। ऐसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ सकता, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट को भी अलग करके पूछ सकता है, सेकंड पार्ट को भी अलग करके पूछ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का रेटिंग आप देखो तो 5 स्टार के भी ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अभी मैं सिचुएशन समझाता हूँ, अब सेकंड पार्ट पे सोचोगे और मेरे को जवाब दोगे। अगर नहीं कर पाते हो तो अगले लेक्चर में अपन बताएंगे आपको, ठीक है। बट ये चीज आपको सोचना ही पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। अभी सिनेरियो हो गया कुछ इस प्रकार से, ये बैडमिंटन खेलने वाले, ये टेनिस खेलने वाले, ये क्रिकेट खेलने वाले, क्लास में कितने हैं 50 बच्चे। क्लास में तो चेंज थोड़ी ना होगा बच्चे, नहीं होगा, ठीक है। बट एक्स्ट्रा क्रिकेट आकर के घुस गया, ठीक है। अभी ये जो डाटा है 5 प्ले नाइदर, 5 प्ले नाइदर का मतलब क्या है, 5 बच्चे जो है वो ना बैडमिंटन खेलते ना टेबल टेनिस खेलते, बट वो क्रिकेट तो खेल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो वही आपको सोचने के लिए बोला है, आप सोच के देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कम से कम तीनों गेम खेलेंगे और कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा तीनों गेम खेलेंगे। पूरा अभी कोई पेन चलाने का चीज नहीं है, ये पूरा सोचने वाला क्वेश्चन है। अभी जो बंदा सोच पाएगा वही आगे जाएगा और वही अपना दिमाग को प्रूव करेगा कि उसके पास पोटेंशियल और दिमाग जो है वो काफी ज्यादा अप्लाई कर सकता है। तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो इस चीज को मैं दे रहा हूं, अभी पूरा समझा करके दे दिया। मिनिमम का आंसर है 3 और मैक्सिमम का आंसर शीट में गलत है, मेरे को याद है वो 15 होगा, 12 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आप मेरे को सोच के देखिएगा। और मेरे जो वेन डायग्राम चाहिए, सिर्फ ऐसे आंसर देने से नहीं होगा। अगर आंसर देते हो तो प्रॉपर्ली वेन डायग्राम बना करके दिखाओगे कि ये देखो सर मिनिमम के केस में ये होगा वेन डायग्राम। मतलब वेन डायग्राम समझ रहे हो ना कि इधर कितना होगा। अगर मान लो इधर 3 होता है, अगर इधर 3 होता है, मिनिमम का आंसर इधर 3 है, तो इधर कितना होगा। बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेलने वाले संख्या कितना है 15, 15 में से 3 इधर घुस गया तो इधर बचेगा 12। समझ में आ रहा है। टेबल अभी इधर 12 और 3 15 चला गया। टोटल बैडमिंटन खेलने वाली संख्या कितना था 20 था, तो 15 चला गया तो इधर आ जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना। टोटल टेबल टेनिस खेलने वाली संख्या कितने थे 40 है ना, तो यहाँ पे 12 और 3 15 चला गया। समझ में आ रहा है ना, 15 चला गया तो अभी बचेगा कितना 40 बचेगा। अभी इस 5 में से मान लो यहाँ पे भी तो देना होगा ना वैल्यू, यहाँ पे अगर देना हो जाता है तो यहाँ पे तो 0 डाल दो आप, तो यहाँ पे 5 डाल दो। समझ में आ रहा है ना। फिर उस प्रकार से यहाँ पे 15 चला गया, 25 को आपको अरेंज करना है, ठीक है। तो 25 को अगर आप अरेंज करना चाहते हो तो आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। मान लो कोई भी 2 पार्ट कर दो आप 25 को, मान लो इधर 10 डाल दो, इधर 15 डाल दिए, इधर 15 13 3 कितना हो गया 18 और 5 22 हो गया। बट यहाँ पे आपको कितना चाहिए, क्रिकेट का प्लेयर कितना हो गया 38 हो गया ना, तो इस पूरे गोले में 38 आना चाहिए। बचा कितना है 22 हो गया ऑलरेडी।
23 ऑलरेडी हो गया, तो बचा कितना है आपका 15 बचा है, तो यहाँ पे 15 डाल दोगे। समझ में आ रहा है ना? मतलब इस प्रकार से एडजस्ट करके आपको वेन डायग्राम में दिखाना होगा कि मिनिमम मैक्सिमम क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं। इतना कुछ पढ़ाने के बाद आप ये क्वेश्चन आप सभी सोचो, नहीं कर पाए तो मैं आपको जरूर नेक्स्ट लेक्चर में लॉग के साथ बता करके दूंगा, बट ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा। मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिया, मैं सेकंड पार्ट में सोचो। बच्चे अगर नहीं सोचना सीखोगे, सोचने से अगर घबराते रहोगे कि सारा चीज मैं आपको स्पून फीड कर दूं, तो आप बेकार में पढ़ो ही मत। ठीक है, अगर साइंस लिए हो तो आप मत लो, इस प्रकार से साइंस नहीं पढ़ा जाता है। साइंस अगर लेते हो आप तो प्रॉपरली आपको तरीके से पढ़ना है। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपसे बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, क्या बोर्ड्स का एग्जाम में 95% ला करके क्या करोगे, मार्कशीट किधर जाकर के दिखाओगे, कौन सा कॉलेज में दिखाओगे? 12th के बाद बैठे रहोगे घर पे? नहीं ना, 12th के बाद अगर बैठे रहना तो थोड़ी ना पढ़ते। आज साइंस लिए हो तो कुछ ना कुछ करने के लिए लिए हो ना, तो कुछ करोगे तो क्या करोगे? ये जो मार्कशीट होगा ना, ये एक पन्ने का जो मार्कशीट होगा, ये किधर जाकर के दिखाओगे कि ये लो भाई मैंने बोर्ड्स में, हायर सेकेंडरी एग्जाम में 12th में 95% लाया, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में 100 में 100 लगाया। आपको पकड़ के इधर से निकाल देगा, बोलेगा ये मार्कशीट क्यों दिखा रहे हो? कि एग्जाम क्वालिफाई किए क्या? आईटीजे मेन या फिर एडवांस किसी का एग्जाम क्वालिफाई किया आपने? अगर आपका क्वालिटी है ना, बोर्ड्स में तो लोग रट के भी नंबर लेके आ जाते हैं। एक फिक्स बुक है एनसीईआरटी, उसका सारा सवाल कर लोगे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। जैसे आप 10th में नंबर लाओगे ना, और वो आपका कोई काम का नहीं होगा। पोटेंशियल शो करता है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, नंबर क्या शो करता है? पोटेंशियल शो करता है, बट आपका दिमाग या फिर आप कितना काबिल हो, कितना समझ के पढ़े हो, वो शो नहीं करता आपका बोर्ड एग्जाम का नंबर। समझ में आ रहा है ना? और इस भारत में 130 करोड़ आबादी के बीच में कोई भी आपको इस मार्कशीट में पहचानने वाला नहीं है। समझ में आया ना? अगर आपको पहचानेगा तो आपका ग्रेजुएशन का कॉलेज डिग्री से पहचानेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जिंदगी में। समझ में आ रहा है ना? आप कौन सा कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हो, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है आपके करियर में। समझ में आ रहा है ना? ये बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, मेरे बात का गलत मतलब मत निकालिएगा। बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, बट इस घटिया तरीके से लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इतना घटिया तरीके से लाना है कि सारे सवाल सर करके दे दे और हम लोग इसको कर करके कॉपी भर के रख ले और दिमाग में फीड कर ले और एग्जाम में उल्टी कर दे, तो इससे अच्छा मत लाओ भाई। क्योंकि उस प्रकार से अगर आप लाओगे ना, तो आगे आएगा कोई दिमाग वाला बच्चा जिसके पास सिर्फ 50% होगा, वो आपको धक्का मार के चला जाएगा। कंपनी तो उसी को लेगा ना जो ज्यादा एफिशिएंट है, वो नया चीज को सोच सकता है। आपको थोड़ी ना लगा कि आप तो सारी चीज रट के करते हो, कब तक आप रट के काम चलाओगे? मशीन बनाना होगा तो रट के काम चलाओगे, ठीक है? खुद से सोचना होगा, सारी चीज खुद से इंप्लीमेंट करना होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करोगे तो रट के करोगे क्या? सारी चीज खुद से सॉफ्टवेयर बनाने होंगे आपको, तो उधर तो वही बंदा जाएगा ना जो सोच के आया है और अपना माइंड को पहले से ट्रेन करके आया है कि किस प्रकार से सोचते हैं। समझ में आ रहा है? आपको थोड़ी ना लगा, भले आपके पास 100% है, बोर्ड एग्जाम में आपको छांट करके निकाल देगा ऐसे, जाओ आपका कोई जरूरत नहीं। हमें 50% बंदे वाला चाहिए जो सोच सकता है, जो सोचने में काबिल है। बोर्ड एग्जाम का नंबर इंपॉर्टेंट है, बट इतना घटिया तरीके से नहीं जैसे सारे बच्चे लाते हैं, ठीक है? सारे बच्चे उसी प्रकार से लाते हैं सिलचर का, इसीलिए उनका आईटीजे में सिलेक्शन नहीं होता है। 2 साल 3 साल बाद एक बच्चा निकलता है। और ऐसे फालतू आईटी सिलेक्शन को मत देखिएगा जो कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं, यानी कि ओबीसी एससी एसटी ये सब कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं। ओबीसी चलो ठीक, फिर भी ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी वाले मत देखो। जनरल कैटेगरी या फिर एआईआर ऑल इंडिया रैंक 5000 के अंदर किसका आया है वो देखो, नहीं मिलेगा आपको। 2 साल बाद 1 या 2 स्टूडेंट अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे रीजन का बात करें, बराबर लिखा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो अगर आपको करना है तो आपको सोचना मंजूर करना होगा, फैक्ट को पहले समझना पड़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, धमका नहीं रहा हूं, घबरा नहीं रहा हूं, ठीक है? बट फैक्ट जो है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उस चीज को आज समझ लोगे तो बेहतर है, ठीक है? सोचने के लिए मजबूर हो जाओ ना, सोचने के लिए तो आए हो यहाँ पे। अगर सोचना नहीं है तो क्यों आए हो? नहीं आना चाहिए था, इस फील्ड में नहीं आना चाहिए था आपको। दूसरी जगह पे जाओ जहाँ पे कहानियां पढ़ के आपको काम चला जाएगा, यानी कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स के फील्ड में चले जाओ आप। समझ में आ रहा है? ठीक है? अगर आपको सोचना मंजूर नहीं है, सारी चीज फॉर्मुलेटेड चाहिए, देख देख के अपन याद कर करके काम चला, तो दूसरे फील्ड में जा सकते, इधर आने का कोई जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? एफिशिएंट आप तभी बन सकते हो जब खुद से आपका दिमाग काम करना सीखेगा। खुद से आपका दिमाग तभी काम करना सीखेगा जब आप उसको ट्रेन करोगे, उस प्रकार से उसको खाना दोगे, उस प्रकार से मतलब सीखो। और उसके लिए उस प्रकार से ट्रेन होने का जो खाना है वो क्या है? वो ये सारे क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? उसको जब ईमानदारी से सॉल्व करोगे तभी जाकर के कहानी जो है वो आपको बनेगा, अदरवाइज कहानी नहीं बनेगा आपको। पहले मैं बता रहा हूँ, फैक्ट को जानना पहले बहुत जरूरी है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? डिमोटिवेट करने का किसी को मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? बट फैक्ट अगर पता नहीं चलेगा तो बाद में क्या करोगे? समझना पड़ेगा, ठीक है? आप अकेला नहीं हो, 15 लाख बच्चे एक साथ आपके साथ रेस में भाग रहे,
ठीक है, चलो तो इस चीज को आप सोचिएगा, मैंने ओवरव्यू पूरा दे दिया आपको, ठीक है। बट जो भी मेरे को मिनिमम और मैक्सिमम का आंसर भेजेंगे मुझे प्रॉपर्ली वेन डायग्राम के साथ भेजेंगे कि ये देखो सर मिनिमम के लिए ये होगा पॉसिबल केस, आंसर तो मैंने बता दिया 3 और 15 होगा, बट मिनिमम के लिए ये होगा केस और मैक्सिमम के लिए ये होगा केस, ठीक है। चलो आंसर तो बता ही दिया, बताना नहीं चाहिए था, बट फिर भी आपका शीट में दिया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। बट फिर भी मेरे को समझा के देना पड़ेगा, है ना। चलो तो इसके साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस कर लिए अपने, आगे देखते हैं, पॉज करके लिखते हैं और बाकी आगे का क्वेश्चंस करते हैं। और एक और बात, ये बच्चे मेरे को काफी मैसेज कर रहे थे, 3-4 बच्चे मेरे को मैसेज किए ऐसे कि वो मतलब सर दूसरी जगह पे तो वो कोऑर्डिनेट जो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर और क्या क्या चैप्टर वो सब शुरू हुआ है ना। बट आप ये सब कब कराओगे? देखो भाई मैं आपको पहले लेक्चर में पहला लेक्चर बना कर देखोगे, उसमें सारी चीज को स्ट्रक्चर बता करके दिया कि अपन कैसे चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दूसरा कोई पढ़ा रहा है तो अपन नहीं पढ़ा सकते, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चैप्टर है जो बिना फंक्शन का, बिना इनइक्वालिटी का आप पढ़ नहीं सकते हो। समझ में आना चाहिए वो चीज, आपको समझ में आ रहा है? बिना इनइक्वालिटी, बिना फंक्शन को स्टडी किया आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ सकते। उस चीज को, उस फैक्ट को समझो। वो लोग पढ़ा सकते तो वो लोग पढ़ा रहे, अपन नहीं पढ़ा पाएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे जब क्वाड्रेटिक और फंक्शन हो जाएगा। कोर्स स्ट्रक्चर पहले ही क्लास में बताया था आपको, समझ में आ रहा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े नहीं पढ़ सकते, दिसंबर में जाकर के पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, समझ में आ रहा है ना। क्लियर, नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम वो सब आएगा। अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वो लोग जहां पे भी आप देख रहे हो शुरू हो गया, वो लोग कितना पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी पढ़ा करके आपको चले जाएंगे, बट एनसीईआरटी पढ़ाएंगे अगर अपन एनसीईआरटी पढ़ा करके निपटा देंगे तो चलेगा, आईटीजी का बनेगा बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर पूरा 100% अपन अपने क्लास में पढ़ाते जो कि जे एडवांस तक का लेवल का है, तो एनसीईआरटी का सिलेबस में उस 100% का कितना प्रतिशत है आपको पता है? सिर्फ 20 to 25% सिलेबस है, समझ में आ रहा है ना। बाकी 75% to 80% पढ़ाते ही नहीं है वो लोग, तो अब क्यों देख रहे हो? जो पढ़ा रहे उस चीज को बिल्कुल सही डायरेक्शन में आपको लेके जा रहे हैं, और जिस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं उसी स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज पढ़ने का चैप्टर नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक नहीं आएगा, उसमें क्यूबिक इक्वेशन आएगा, बाई क्वाड्रेटिक आएगा, पेंटिक आएगा, सारे के सारे आएगा। उसको थियरी ऑफ इक्वेशन के नाम से पढ़ेंगे। हिस्ट्री है, अपन जानते हो आप अच्छे से कि कलाम इंस्टीट्यूट आपको जब तैयारी कराता है तो बोर्ड एग्जाम और आईटीजेई दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ लेकर के चलता है। यानी कि इधर अगर पढ़ोगे आप तो बोर्ड एग्जाम पे ए से जेड तक 100 में 100 आने का तो पॉसिबिलिटी पूरा बना रहेगा, और जे में भी आप फुल मार्क लाने का पूरा पॉसिबिलिटी बना रहेगा, बट वो आपके ऊपर है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार की कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें तो बेहतर है, और प्रॉपर्ली अपने चीजों को करते रहें, और अगर प्रॉपर्ली चीजों को करते जाएंगे, मेरे साथ साथ चलते जाएंगे, तो ये मेरा गारंटी है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा सिवाय आप खुद। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो उस प्रकार के अगर पढ़ेंगे आप तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, सच मानिए मेरी बात, समझ में आ रहा है? आपके अलावा आपको कोई रोक नहीं सकता है अगर आप पढ़ते हो। आपको ऐसे पूरा दुनिया में कोई भी ऐसा चीज अगर मिल जाता है जो कलाम इंस्टीट्यूट में मैथ्स में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, तो मला बता दीजिए, मेरा गला दबाइएगा आके बोलूँगा, समझ में आ रहा है? मिल ही नहीं सकता ऐसा कोई चीज, चाहे कोटा चाहिए, फिरजी चाहिए, नारायण चाहिए, मुंबई में जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है देख लीजिए, आपके सिलचर के जितने मास्टर है देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी निकाल करके कोई भी मटेरियल आप सर्च मारिए, अगर आपको मिल जाता है ऐसा कोई चीज जो जेईई मेंस के सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में किसी जगह पे पढ़ा रहा है, या फिर बोर्ड्स में कुछ चाहिए जो कलाम इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा है, तो अपन बताइए आपको, उसी वक्त मैं आपको इंक्लूड करूंगा। पूरा 2 साल में अगर आपको मिल जाता है तो बताइएगा, मुझे नहीं मिलेगा भाई, समझ में आ रहा है? अगर मिल भी जाता है तो बता दीजिएगा, ठीक है। बट ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, कोई चीज फंक्शन में सारी चीज आपको डाल देगा, है ना, बट अपन फंक्शन को तोड़ के कैलकुलस के थ्रू पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है? तो वो सारी कहानी अपन आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी ये सोचने का वक्त नहीं है, अभी आपको ये सोचने का वक्त है कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उस चीज को आप अच्छे से पढ़ो, और बहुत ही मेहनत, अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए जो पढ़ा रहे उस चीज में प्रॉपर्ली ध्यान दें, और उस चीज को पक्का करने की कोशिश करें, है ना। पूरा ध्यान से उस चीज को एकदम मजबूत बनाओ और उसमें एकदम काबिल हो जाओ, ताकि आगे से जो टॉपिक अभी हो रहा है, जैसे बेसिक मैथ्स हो गया, सेट हो गया, लॉगरिथम चल रहा है, फिर इनइक्वालिटी होगा, फंक्शन होगा, वो सारे टॉपिक में आपको कोई हिला ना पाए। आगे से उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको दिखे, या फिर उस चैप्टर के ऊपर बेस करके कोई भी सवाल एग्जाम पूछे, या फिर कोई भी इंसान पूछे, या फिर आपका दोस्त पूछे, आप उसको हरा दो और सॉल्व करके दे दो। समझ में आ रहा है? वो होना चाहिए एटीट्यूड, वही एटीट्यूड आपको आईटी में सेलेक्ट कराएगा,
और बोर्ड एग्जाम में भी 100 में 100 दिलाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? उस प्रकार से पढ़िएगा तो कोई दिक्कत आपको उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। चलिए बातचीत बहुत हो गया, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं।